इसमें आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं, क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके? बिल्कुल है जी, असीमित आवेश, अनलिमिटेड चार्ज, वो क्या है? पृथ्वी है, जिसे आप कहते हैं अर्थ अंग्रेजी में। देखिए आज के टाइम पे तो सभी गांवों में लगभग 11,000 लाइट पहुंच चुकी है, लेकिन पहले जब 11,000 नहीं था, है ना, बिजली के जो उपकरण थे बहुत ज़्यादा सटीक नहीं थे, सही नहीं थे, उपलब्धता बहुत कम थी। पहले टीवी चलता था, उससे पहले रेडियो या वो बहुत सारी चीज़ें चलती थी, है ना, संचार के लिए। तो उस समय क्या होता था, बल्ब जलाने के लिए लाइन होती थी, तो ये लो टेंशन लाइन थी, एलटी आप इसको कह सकते हैं। 3 तार हुआ करते थे उसमें, 1 2 3, है ना। तो ये मेन लाइन हुआ करती थी, बिल्कुल नंगे वायर एक खंभे से दूसरे खंभे अर्थात एक पोल से दूसरे पोल पर ऐसे स्थानांतरित होते रहते थे। आज के टाइम पे भी एक पोल से दूसरे पोल पर स्थानांतरित होते हैं, परंतु वहाँ पर एबीसी लाइन होती है केबल वाली, है ना, लेकिन ये पहले नहीं होती थी। अब मानकर चलिए हमें घर में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो मानकर चलो ये हमारा बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा कार्य चित्र बनाना नहीं है, कलाकारी करना नहीं है, पेंटिंग करना बिल्कुल नहीं है। ये बल्ब है, जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? ये जल जाएगा। और ये क्या है? इसका फिलामेंट, तंतु है। तो क्या करते थे हम, इसमें से 1 2 3, ये तो मेन वायर थे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई भी इसमें से ऋण वायर नहीं था, यानी जो अर्थिंग वायर होता है कोई भी इसमें से अर्थिंग वायर नहीं था। ये 3 तार हुआ करते थे उस टाइम पे ट्रांसफार्मर से, क्योंकि आज के टाइम पे भी 3 वायर निकलते हैं। तो तीनों कैसे हैं? पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव वायर में से कोई सा एक सीधा कनेक्शन कर देते थे हम इसमें, जो बल्ब का आपका पहला वायर है उस वायर से कनेक्टेड कर देते थे, और इसका जो दूसरा वायर बचा है, इस दूसरे वायर को हम अर्थिंग कर देते थे। अर्थिंग यानी पृथ्वी से उसको संबंधित कर देते थे। अधिक तीव्रता लाने के लिए, वैद्युत धारा का प्रवाह अधिक करने के लिए हम क्या करते थे? इस अर्थ में पानी डालते थे। अर्थ कैसे बनाते थे हम लोग? उस टाइम पर यदि आपको ध्यान हो तो लोहे की अथवा कोई भी धातु छड़ लेते थे, 1 मीटर 2 मीटर लंबी। जितनी ज़्यादा लंबी छड़ हम प्रयोग करते थे उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज अर्थात उतनी ही ज़्यादा तीव्रता से ये बल्ब प्रकाशमान होता था, उतनी ही ज़्यादा विभव हमारे घरों में उत्पन्न होते थे। तो ये क्या है? एक वायर थी, वायर हुआ करती थी उस टाइम पे। इस वायर में ऊपर हम तार बांधते थे, उस तार का सीधा कनेक्शन हम यहाँ करते थे, और इस वायर को कहाँ गाड़ते थे? पृथ्वी, जमीन में इसको गाड़ देते थे, और इसमें पानी भरते थे। क्या भरते थे? पानी भरते थे। और कभी कभी जब पानी डालने से भी वैद्युत वोल्टेज नहीं बढ़ते थे, विभवांतर नहीं बढ़ता था, तीव्रता नहीं बढ़ती थी वैद्युत धारा की, तो उसमें नमक भी डालते थे। नमक, क्योंकि नमक में आवेशित होने के गुण होते हैं, NaCl सूत्र होता है उसका। यदि आप उसको आवेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम आयन अलग बनेगा प्लस Cl ऋण आयन अलग बनेगा। तो इन आयनों से वैद्युत धारा का जो प्रवाह है बहुत ही सरलता से हो जाता था। तो नमक जैसे डालते थे वोल्टेज अल्प मात्रा में बढ़ता था। लेकिन ये जो तरीका है वैद्युत धारा उत्पन्न करने का या वैद्युत धारा प्रवाह करने का, बहुत ही खतरनाक होता था, क्योंकि नीचे जो आपने अर्थिंग लगाया है उस अर्थिंग पर किसी पशु पक्षी के आने का डर था, किसी बच्चे के आने का डर था, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था। स्वयं भी मान लो नींद में या किसी और कारणवश पैर हाथ लगने से, है ना, बहुत ही दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती थी। अब क्या किया, क्योंकि इससे वोल्टेज भी बहुत कम उत्पन्न होते थे, तो इससे इसका छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया? नल होते थे पहले, तो है ना, तो ये अर्थिंग का सीधा संबंध किससे करते थे? नलों से करते थे। नल बहुत ही नीचे होते थे, 50 फीट 60 फीट 70 फीट 80 फीट 90 100 150, है ना। तो इतने इतने गहराई से ये वोल्टेज उत्पन्न होता था। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थिंग जितना गहरा होगा, अर्थिंग यानी जो अर्थिंग की लंबाई है वो जितनी ज़्यादा गहरी होगी, वैद्युत धारा का प्रवाह उतनी ही सुगमता से होगा। तो उस समय जब हम नल से अर्थ लगाते थे, इस बल्ब का सीधा संबंध नल से कर देते थे,
तो नल में भी क्या है, आवेश आवेश आता था, नल में भी वोल्टेज उत्पन्न होते थे, ठीक है ना, परिपथ कंप्लीट हो जाता था। तो उस कंडीशन में जब नल का अर्थ उसको दिया जाता था तो नल का अर्थ देने से ये बल्ब बहुत ही अधिक प्रकाशमान होता था, बहुत ही अधिक हाई लाइट यहाँ से उत्पन्न होती थी, और जो वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है बहुत ही तीव्रता के साथ होता था, बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ही तीव्रता, हाई वोल्टेज उत्पन्न होते थे, बिल्कुल हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी को चाहे जितना आवेश आप दे दीजिए, पृथ्वी को चाहे जितना आवेश आप दे दीजिए, वो सभी आवेश को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और हमसे प्रश्न में यही बात पूछी है कि क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके। बिल्कुल है, पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी को आप कितना भी आवेश दे दो वो उस आवेश को शून्य कर देगी, है ना, शून्य कर देगी। अगले प्रश्न में वो कहते हैं पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? क्योंकि उसको असीमित आवेश दिया जाता है। असीमित आवेश देने से पृथ्वी की धारिता अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी। ध्यान देंगे, इसी प्रश्न का ये छोटा पार्ट है, इसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। क्या सूत्र होता है? C = Q/V। C = Q/V। V का मतलब है वोल्टेज, है ना। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, ऊपर वाले प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके, असीमित आवेश। तो हाँ, बिल्कुल है, पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी को आप चाहे जितना भी आवेश दे दो वो उस आवेश को जीरो कर देगा, ठीक है, आवेश को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और जब आवेश जीरो हो जाएगा तो पृथ्वी का जो विभवांतर है वो जीरो हो जाएगा। अगले प्रश्न में वो कहते हैं पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य क्यों माना जाता है? पृथ्वी का जो विभव है उसको जीरो क्यों माना जाता है? वोल्टेज को अगर आप जीरो मान देंगे और ये असीमित है, ये क्या है, असीमित है, इसको दिया जाने वाला जो आवेश है वो असीमित है। क्या है? असीमित। असीमित का मतलब है कि आप इसको कितना भी आवेश दे दीजिए, आप इसको कितना भी आवेश दे दीजिए वो इस आवेश को जीरो कर देगी। और विभव को क्या मान रखा है? जीरो मान रखा है। भाई जब आवेश को जीरो कर देगी तो उस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी के विभव को जीरो माना जाता है। अब जब जीरो से असीमित संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, पृथ्वी की धारिता अनंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, जिससे कितना भी आवेश क्यों ना दे दो वो उस आवेश को जीरो कर देगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो परिभाषा होती है परावैद्युत पदार्थों की कि परावैद्युत पदार्थ वह है जिसके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, जैसे मोम, कांच, अभ्रक। दृढ़ता से बंधे रहने का मतलब ये है कि उनको तोड़ने के लिए अथवा कोई भी रिएक्शन करने के लिए बाहर से बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ऐसा परावैद्युत पदार्थों में बहुत मुश्किल है, अगर कर भी लिया तो बहुत ही कठिनता से आप ये कर पाएंगे, है ना। उनके जो बाह्यतम कक्षा है मैक्सिमम उसमें से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही आप निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का निकालना असंभव हो जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि अंदर की जो कक्षाएं होती हैं वो नाभिक के बिल्कुल पास होती हैं। अब नाभिक के अधिकतम पास होने से नाभिक में और जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में बहुत ही अधिक मात्रा में आकर्षण बल लगेगा, जिसको तोड़ने के लिए बाहर से बहुत ही उच्च ऊर्जा चाहिए, है ना, उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी चाहिए। तो परिभाषा क्या होती है कि परावैद्युत पदार्थ वह है जिसके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, जैसे मोम, कंच और अभ्रक। मोम, कंच, अभ्रक, मोम, कंच, अभ्रक, ये उदाहरण हो गए इसके। मोम हो गया, कंच हो गया, अभ्रक हो गए। लेकिन कुछ उदाहरणों में आप लकड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। वो अलग बात है कि जब लकड़ी गीली होती है तो उसमें अल्प मात्रा में आवेश स्थानांतरित होता है, तो अल्प मात्रा में जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गीली है, गीली होने के कारण उसमें पानी की मात्रा आ जाती है। लेकिन जब लकड़ी पूरी तरह सूख जाती है, लकड़ी पूरी तरह सूखने का मतलब यह है कि उसमें पानी की मात्रा नहीं है, और जब पानी की मात्रा नहीं है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यदि आप उसे किसी वैद्युत तार से जोड़ देंगे तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आवेश वाहक होते हैं। सेम वैसे ही परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जैसे मोम हो गया। मोम में जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा के कह लो चाहे आप आंतरिक कक्षा के कह लो, तो वो नाभिक के द्वारा बहुत ही दृढ़ता से बंधे होते हैं, है ना। या फिर कंच ले लो, कंच दूसरा पदार्थ होता है। कंच में भी वैद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, तो उसके भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा बहुत ही दृढ़ता से बंधे होते हैं। इसको तोड़ने के लिए बाहर से उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इतनी उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि आप ये ऊर्जा बाहर से दे ही ना पाओ, आप ये ऊर्जा बाहर से दे ही ना पाओ, है ना। भाई स्थायी अवस्था कंच की कौन सी होती है? जब वो ठंडा हो जाता है, आप उसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, करते रहिए, करते रहिए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि कंच पिघल जाएगा, कंच पिघल जाएगा, यानी द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब उस स्थिति में अगर आप देखेंगे कि पिघले हुए कंच में यदि आप तार लगा देंगे तो हो सकता है वैद्युत धारा प्रवाह हो जाए, क्योंकि वो उस समय द्रव अवस्था में है, और द्रव अवस्था यदि बन रही है तो उसमें जल की चाहे अल्प मात्रा ही हो पाई जाएगी। बिना जल के अथवा बिना वाटर के, बिना पानी के इस सृष्टि में कभी भी आप द्रव अवस्था उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि द्रव अवस्था उत्पन्न हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि उसमें पानी की बहुत ही अल्प मात्रा पाई जाती है, बहुत ही क्षीण, इतनी क्षीण कि आप इसको नगण्य नहीं मान सकते, है ना। तो पानी की अल्प मात्रा है, तो क्या सिद्ध हुआ इससे कि जब कंच ठंडा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होने से उसके सिरों पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो सकता है और वैद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं जब आप उसको गर्म करके उसको गला देते हैं, अर्थात गलित अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में वो आ जाता है, तो द्रव अवस्था में आने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आने से उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में है, जिसके कारण वैद्युत धारा का प्रवाह भी बहुत ही कम मात्रा में होगा। ठीक है। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि एक दिए हुए विभवांतर के लिए परावैद्युत से भरा संधारित्र वायु संधारित्र की तुलना में अधिक आवेश एकत्रित करेगा अथवा कम। देखो भैया, अधिक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि C इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन 0 अपॉन D। किसी भी परावैद्युत संधारित्र के लिए यदि हम दायित्व ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है K एप्सिलॉन 0 K अपॉन D। K क्या है? यहाँ पर परावैद्युतांक है, उस पदार्थ का जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है हमसे कि एक दिए हुए विभवांतर के लिए परावैद्युत से भरा संधारित्र वायु संधारित्र की तुलना में अधिक आवेश एकत्रित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी धारिता वायु संधारित्र की धारिता की तुलना में
के गुना अधिक होती है ना। तो क्या लिखेंगे, परावैद्युत संधारित्र की धारिता अधिक होती है। वायु संधारित्र से अधिक है। और वो कितनी है, C इक्वल टू के C0। C क्या है यहाँ पर, परावैद्युत संधारित्र की धारिता है, के परावैद्युतांक है उस वस्तु का जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरा है, और C0 है वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता। तो यही पूछा गया है हमसे कि दिए गए विभवांतर के लिए परावैद्युत से भरा संधारित्र वायु संधारित्र की तुलना में अधिक आवेश एकत्रित करेगा अथवा कम। भाई जब धारिता अधिक हो जाएगी, जब संधारित्र की धारिता अधिक हो जाएगी तो वो वायु संधारित्र की अपेक्षा अधिक आवेश ग्रहण करेगा, अधिक आवेश ग्रहण करेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं अधिक आवेश, संधारित्र की धारिता अधिक है जिसके कारण वो अधिक आवेश ग्रहण करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। तो संधारित्रों में दो चीजें हम प्रयोग कर सकते हैं मैक्सिमम, है ना। कर तो बहुत सकते हैं आप, कागज, मोम, तेल, पारा, अथवा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो परावैद्युत हो सकती है, जैसे कागज है, मोम है। कागज बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मोम भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लकड़ी भी बहुत ही आसानी से, कंच भी बहुत आसानी से उत्पन्न हो जाता है अथवा उपलब्ध हो जाता है। तो क्या है ये दो पदार्थ, कागज है, मोम है, लकड़ी कह लो, लकड़ी भी आप प्रयोग कर सकते हो, अथवा कंच भी आप कह लो, कंच भी आप प्रयोग कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो, संधारित्र की धारिता को सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझते हैं। और पिछली वीडियो में, पिछले प्रश्नों में भी मैंने बहुत बार इसको बताने का प्रयास किया है कि किसी भी संधारित्र की धारिता को, अब हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं परावैद्युत संधारित्र का। परावैद्युत संधारित्र का इसलिए ले रहे हैं कि उसमें वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र स्वयं उत्पन्न हो जाता है ना। तो किसी भी परावैद्युत संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। यदि आप इस एप्सिलॉन 0 को हटाएंगे, एप्सिलॉन 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह लग जाएगा बराबर के स्थान पर, और ये हो जाएगा, या करके आप लिखिए C प्रोपोर्शनल के A अपॉन D। ये राशि हमको प्राप्त होगी। आप इसको अलग अलग करके लिखिए। अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, पहले में क्या हो जाएगा C प्रोपोर्शनल के, C प्रोपोर्शनल के, दूसरे में क्या हो जाएगा C प्रोपोर्शनल A, कोमा लगा के आप लिखिए C प्रोपोर्शनल A, और तीसरे में क्या लिखेंगे C प्रोपोर्शनल, तथा करके आप लिखिए C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन D, 1 अपॉन D। अब यहीं से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, एक बार फिर समझ लेते हैं प्रश्न को कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो किसी, मानकर चलिए कोई वायु संधारित्र है, वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। समझ लीजिए, वायु संधारित्र
था पहले, क्योंकि प्लेटों के बीच में वायु थी तो वायु संधारित्र कहलाएगा। उस वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या रहा, परावैद्युत पदार्थ रखने से। रखने से धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले में वो क्या कह रहे हैं, सी प्रोपोर्शनल ए, यानी जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है प्लेटों का उसको यदि बढ़ा दिया जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल या प्लेटों का आकार बढ़ा दिया जाए जिससे धारिता स्वयं बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो लिखेंगे प्लेटों का आकार, प्लेटों का आकार, आकार कह लो या ज्यामिति कह लो या क्षेत्रफल कह लो, क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल बढ़ाकर अब देखिए डी में देखेंगे क्या होता है, डी क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी डी की वैल्यू कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी, डी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या करेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर, तो ये तीन काम हो सकते हैं, ये तीन काम हो सकते हैं। इन तीन कामों से अलग चौथा ऐसा कोई काम नहीं है जिन्हें घटा बढ़ाकर आप किसी संधारित्र की धारिता को घटा बढ़ा सकते हैं। वो अलग बात है कि संचित आवेश कम है या ज्यादा है, तो जिस संधारित्र में आवेश कम है तो उसमें आवेश यदि कम है C/Q/V, आप समझिए आवेश कम होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी धारिता कम होगी, उसकी धारिता कम होगी। भाई आप ये भी तो हो सकता है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए आपकी जेब बहुत बड़ी है, उसमें केवल 2 ही रुपए रखे, केवल 2 ही रुपए रखे। अब जेब तो बहुत बड़ी है और उसमें रुपए कितने रखे, केवल 2, मान लीजिए 2 रुपए रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब में सिर्फ 2 ही रुपए आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आवेश कम या ज्यादा हो सकता है, आवेश संचित आवेश कम या ज्यादा हो सकता है। अब संचित आवेश से हम ये गणना कतई नहीं कर सकते हैं कि उसकी धारिता कम है अथवा ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि भैया नीचे V भी है, वोल्टेज, नीचे क्या है, वोल्टेज भी है। तो वोल्टेज से जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे ऊपर संचित आवेश को, तब तक किसी भी संधारित्र की जो शुद्ध धारिता है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो संचित आवेश से हम कभी भी, अकेले संचित आवेश से कभी भी गणना नहीं कर सकते कि उस संधारित्र की धारिता कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 काम है। 3 काम कौन से हैं कि किसी वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा है प्लेटों का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाकर उस संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर भी धारिता बढ़ा सकते हैं। इन 3 कामों के अतिरिक्त चौथा कोई भी काम नहीं है जिससे कि किसी भी संधारित्र की धारिता को कम या ज्यादा किया जा सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें वो कहते हैं किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझ लेंगे, कोई भी संधारित्र है, वायु संधारित्र आप कह लीजिए, जब वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा, परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता k गुना बढ़ जाएगी। भाई क्या सूत्र होता है इसका, यही तो सूत्र होता है C/K/0A/D, यही तो सूत्र होता है। अब यहीं से आप समझने का प्रयास करेंगे, ε0A/D किस चीज का सूत्र होता है, वायु संधारित्र की धारिता। इसे शो करते हैं C0 से,
तो यहीं से आप सूत्र बना लीजिए, क्या हो जाएगा, C इक्वल टू के C0 हो जाएगा। यहीं से हम ये बताएंगे कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है भर दिया जाएगा तो उसकी धारिता वायु संधारित्र की धारिता का K गुना हो जाएगी। ठीक है, और संधारित्र बदल कर क्या हो जाएगा, परावैद्युत संधारित्र बन जाएगा। समझ में आ गया? तो धारिता क्या है, K गुना बढ़ जाती है। वायु संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है जब उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है। देखिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्यों पर ही पूरा साइंस टिका हुआ है। क्यों का जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक साइंस इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो इस क्यों को समझ लेते हैं। आवेशित प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के अणु ध्रुवित हो जाते हैं तथा माध्यम के भीतर विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः प्लेटों के बीच प्रभावी वैद्युत क्षेत्र और इस कारण वैद्युत विभवांतर घट जाता है, जिसके कारण धारिता बढ़ जाती है। या इस विभवांतर को पूरा करने के लिए बाहर से और ज्यादा आवेश दिया जाएगा, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए, थ्योरिकली है, नो प्रॉब्लम। आवेशित प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के अणु ध्रुवित हो जाते हैं तथा माध्यम के भीतर विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः प्लेटों के बीच प्रभावी वैद्युत क्षेत्र और इस कारण वैद्युत विभवांतर घट जाता है, जिसके कारण धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता बढ़ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि यदि परावैद्युत माध्यम कोई ठोस पदार्थ है तो क्या धारिता बढ़ाने के अतिरिक्त उसका कोई और लाभ भी है। हाँ, दो लाभ और हैं इसके। दो लाभ और कौन कौन से हैं। संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे के अत्यंत समीप परंतु बिना स्पर्श किए रखने में सहायता मिलती है। दूसरा लाभ ये है कि अब संधारित्र को पहले से अधिक ऊंचे विभवांतर तक आवेशित किया जा सकता है। भाई ये तो हमको पता ही है कि जब किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो उसका विभवांतर कम हो जाता है। विभवांतर कम होने से अब उस कम हुए विभवांतर को या आवेश को वापस बनाने के लिए बाहर से और ज्यादा विभव की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उनकी प्लेटों पर स्थापित विभवांतर बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा लाभ क्या है कि जो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे के सहारे खड़ी हैं, अब क्योंकि ठोस पदार्थ रखा जाता है उनके बीच में तो उसके सहारे वो बहुत ही आसानी से सुगमता से खड़ी रह सकती हैं। और दूसरा लाभ ये है कि अब संधारित्र को पहले से अधिक ऊंचे विभवांतर तक आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि आवेश की समान मात्रा के लिए परावैद्युत से भरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर वायु संधारित्र की तुलना में अधिक होगा अथवा कम होगा, क्योंकि परावैद्युत वाले संधारित्र की धारिता अधिक होती है। परावैद्युत संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की अपेक्षा अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है, K गुना होती है। ये हमने कई बार आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी अगले प्रश्न आपका नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।